नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 14 हल करेंगे। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर आप लोग ध्यान रखना 80 अंक का होगा। हालांकि 100 अंक का है, लेकिन जो आपका टर्म एग्जाम हो रहा है 80 अंक का, 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, तो यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा। 75 में से कोई भी आप 65 प्रश्न हल करेंगे। यदि आप 75 पूरा हल कर देंगे तो स्टार्टिंग से 65 प्रश्न, 1 से लेकर 65 प्रश्न आपका चेक होगा। क्लियर? अब तो एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1.23 और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। सारे पेपर में 2 घंटे का ही समय होगा। 11:30 से 1:30 बजे तक आपका पेपर रहेगा। क्लियर है आप? लेकिन जो वीडियो 105 है उसमें 2 पेपर हैं, तो एक 11:30 से 1:30 बजे रहेगा और एक 3 से 5 रहेगा। एक दिन में 2 पेपर होगा। तो इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो ध्यान रखना 40% मिनिमम अंक आपके आने चाहिए। तो 80 अंक का है तो 40% कितना होगा? 32 अंक। तो 32 अंक आपको कम से कम प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। क्योंकि मैं उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट से कम 25 से 30 क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे। तो आपके दोस्त यार जो भी हैं, जो बीएड कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिससे सभी लोगों को लाभ हो। अब तक आप लोग क्या पढ़े हैं पता नहीं, लेकिन जो 13 वीडियो है और 14 नंबर अर्थात ये वाला, ये दोनों जरूर हल करके जाइए। प्लस जो 9 से जो वीडियो प्रैक्टिस सेट 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये जो है आप लोग हल कर ही लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो 13, 14 जरूर देख के जाइएगा। बाकी अगर समय मिले तो 9, 10, 11, 12 उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, वो सारे आए हुए प्रश्न हैं बीएड, बीटीसी, नेट, जेआरएफ, आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। तो सारे प्रश्नों को देखकर आप लोग जाइएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 14 हल करने जा रहे हैं हम लोग। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे लिंक, आप प्ले लिस्ट BD 301, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे। 1 से लेकर 14 तक सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। क्लियर है? आप इस जगह पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, किसी भी कीमत पर इसे छोड़िएगा नहीं। उसमें भी 13, 14 कुछ नहीं कर सकते हैं तो 13, 14 देख कर ही जाइएगा। क्लियर है? आज देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर का भी एडमिशन हुआ है, उनके पेपर भी ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, और 20 जनवरी से होंगे। तो जो हम लोग आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट हल किए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने उस समय थे। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट उसे बोल दीजिए, जो भी आपके दोस्त यार हों परिचित के, सभी लोग हल करते रहें। प्लस जैसे आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का प्रैक्टिस सेट हम हल करना शुरू कर देंगे। आप लोग पता भी है कितना फ़ायदा हुआ था। तो आपके जो भी भाई मित्र दोस्त यार हैं, आप जहाँ जिस कॉलेज में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस कॉलेज में यदि आपके परिचित के कोई बच्चा बीएड कर रहा है, फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया है, तो उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, निवेदन है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाएं निम्न में से कौन सी नहीं हैं? A NSS, B स्काउटिंग और गाइडिंग, C रेड क्रॉस, D कक्षा कक्ष क्रियाएं। तो कौन सा पाठ से आगामी क्रियाएं नहीं हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, D कक्षा कक्ष क्रियाएं। बाकी स्काउट गाइड, एनएसएस, रेड क्रॉस, एनसीसी ये सारी क्या है? पाठ से आगामी क्रियाएं हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से आता है, बार बार पूछा जाता है और हो सकता है आए आपका एग्जाम। नेशनल क्रेडिट कोड अर्थात एनसीसी, भारत स्काउट गाइड, हॉबी क्लब, कार्यशाला एवं संगोष्ठी, उत्सव एवं समारोह, अंतर विद्यालय आयोजन,
NSS। ध्यान रखना ये सारे क्या हैं, पार्श्वगामी क्रियाएं हैं। जो भी हमने 6-7 पॉइंट बताया इसमें से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारे एग्जाम में आएंगे, निश्चित रूप से घुमा के पूछ सकता है। तो NCC अर्थात नेशनल कैडेट कोर, भारत स्काउट गाइड, हॉबी क्लब, कार्यशाला एवं संगोष्ठी, उत्सव समारोह, अंतर विद्यालय आयोजन, NSS, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं प्रश्न संख्या कौन सा और कहाँ आपको मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? ए, सीखने का समान तरीके। बी, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित। सी, सहज एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण। डी, प्रत्येक शिक्षा प्रत्येक बालक का अधिकार है। तो पूछ रहा है कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, सीखने के समान तरीके। आपको पता है समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक होते हैं, तो सीखने का तरीका होता है सभी के लिए अलग अलग रहता है। क्लियर, ए इसका सही जवाब है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत यह है कि सभी बच्चों को चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई अन्य स्थितियां हों, एक ही स्कूल में समान अवसरों और संसाधनों के साथ प्रदान की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रकृति नहीं है। ए, शिक्षक केंद्रित। बी, छात्र केंद्रित। सी, अनुभव केंद्रित। डी, पाठ केंद्रित। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति इसमें से कौन सी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, डी, पाठ केंद्रित नहीं। हर कई अनुभव केंद्रित भी दे रहा है लेकिन वो अनुभव केंद्रित होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम की प्रकृति तो सही जवाब हो जाएगा नहीं है। नहीं शब्द देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति नहीं है, डी, पाठ केंद्रित। आप लोग ध्यान रखना, पाठ्यक्रम की प्रकृति पाठ केंद्रित नहीं होती है, ठीक है। पाठ्यक्रम एक व्यापक अवधारणा है जिसमें विषय सामग्री, शिक्षण, अधिगम विधियों, मूल्यांकन और अन्य घटक शामिल होते हैं। पाठ केवल एक घटक है। पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित हो सकता है अगर वह शिक्षा के ज्ञान और कौशल पर आधारित हो। आप देखते होंगे शिक्षक केंद्रित रहता है तो उसमें शिक्षक ही बोलता है, ठीक है। छात्र केंद्रित भी हो सकता है अगर छात्र की जरूरतों की रुचियों को ध्यान में रखा जाए, जबकि ज़्यादातर देखेंगे पाठ जो होता है इस समय छात्र केंद्रित ही होता है। क्लियर। और अनुभव केंद्रित भी हो सकता है अगर छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभव से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा अर्थात NCFTE 2009 किसने तैयार की? ए, भारतीय राष्ट्रीय पाठचर्या समिति। बी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा आयोग। सी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। डी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किसने तैयार की? सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 में बल दिया गया। सक्षम अध्यापक शिक्षकों का भविष्य के शिक्षकों के लिए प्रभावी शिक्षा कार्यक्रम पेशकश करने के लिए आवश्यक कौशल और साख होना चाहिए। राष्ट्रीय आकलन और प्रत्ययन परिषद के साथ मिलकर राष्ट्रीय अध्यापक परिषद अर्थात NCTE ने अध्यापक शिक्षा स्तर में सुधार लाने का उद्देश्य से कई पहले शुरू की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? A 5, B 4, C 6, D 3। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? सही जवाब हो जाएगा A 5। अगला प्रश्न है, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैंने पहले कहा कम से कम इस टेस्ट से 30+ प्रश्न आ सकता है। नॉर्मली मैंने 50 लिख दिया है क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे पिछले सेमेस्टर में भी आपने देखा होगा किसी प्रैक्टिस एक ही प्रैक्टिस सेट से 54 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 75 में 73 क्वेश्चन आ जाते थे। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन उम्मीद है कि इससे भी 30+ क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से हमने नॉर्मली लिख दिया है, बट आप 13 और 14 दोनों प्रैक्टिस सेट कुछ नहीं कर सकते तो जरूर हल करके जाइएगा। और अगर थोड़ा सा भी मेहनत करना चाहते हैं तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 6 प्रैक्टिस सेट आप करके ही जाइएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। मैं इसमें उम्मीद है कि इसी से प्रश्न आपके आ जाएंगे। अब तक क्या पढ़े हैं पता नहीं, बट जो प्रैक्टिस सेट 9, 10, 11, 12, 13, 14 है क्योंकि सारे आए हुए प्रश्न हैं। और जो 13, 14 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ये सिलेक्टेड प्रश्न है। आज सारा दिन मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, एक ही डाल रहा हूँ अभी। उसका रीजन है प्रश्नों को सिलेक्शन, अच्छे प्रश्नों का चयन निश्चित रूप से एग्जाम में आपके सेम टू सेम देखेंगे मिलने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं जिससे सभी को लाभ हो सके, कोई छूटे ना, हर किसी के अच्छे अंक आए। क्लियर। और जिस कॉलेज में आप एग्जाम देंगे वहाँ के जो भी बच्चे हैं
जिन्हें भी इस चैनल के बारे में नहीं पता है प्लीज़ चैनल के बारे में बताइएगा। और जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ जो फर्स्ट ईयर के बच्चों का एडमिशन हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उन्हें इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइए जो फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं चैनल पर, उसे देखते रहें, क्लियर, प्ले लिस्ट में जाकर देखें। और जैसे आप लोग एग्जाम समाप्त होगा उस प्रैक्टिस सेट को हम लोग हल करेंगे पुनः फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्लियर है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का सिद्धांत नहीं है? ए सकारात्मक परस्पर निर्भरता, बी सामूहिक जवाबदेही, सी समान भागीदारी, डी एक साथ बातचीत। तो आप देखेंगे तो सहकारी अधिगम का सिद्धांत नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 6 का बी। सामूहिक जवाबदेही नहीं होता, इसमें व्यक्तिगत, सहकारी अधिगम में व्यक्तिगत जवाबदेही होती है, ठीक है, आप चाहे गूगल में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, NCFTE 2009 के अध्यक्ष थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, ए प्रोफेसर CL आनंद, बी प्रोफेसर यशपाल सी, अरुण सी मेहरा, डी सुश्री राम्या वेंकटरमन। तो NCFTE 2009 के अध्यक्ष थे, सही जवाब हो जाएगा ए प्रोफेसर CL आनंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। ए बुद्धिवाद, बी अनुभववाद, सी समीक्षावाद, डी प्रतीक्षावाद। तो कौन सा सिद्धांत ज्ञान का नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 8 का डी प्रतीक्षावाद। अगला प्रश्न है, ड्यूबी ने विद्यालय को कहा है, ए समाज का आईना, बी समाज का दीर्घ रूप, सी समाज का लघु रूप, डी समाज का प्रत्यक्ष रूप। तो ड्यूबी ने विद्यालय को क्या कहा है? तो आप लोग ध्यान रखना, ड्यूबी ने विद्यालय को समाज का आईना और समाज का लघु रूप दोनों कहा है, लेकिन अगर दोनों साथ में हैं तो हम लोग समाज का आईना मानेंगे, ठीक है। आप मॉडल वगैरह हम कई जगह देखोगे तो विद्यालय को समाज का लघु रूप भी जॉन ड्यूबी ने कहा है, ठीक है। यदि दोनों है तो हम लोग ए पे चलेंगे, समाज का आईना। तो ए इसका सही जवाब है, बाकी अगर सी करते हैं तो ये भी सही हो सकता है, क्लियर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का कार्य है, ए राष्ट्रीय शिक्षा योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन, बी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सी उत्तम पुस्तकों की व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का कार्य है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। राष्ट्रीय शिक्षा योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, उत्तम पुस्तकों की व्यवस्था, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम शैक्षिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? ए आशावादी दृष्टिकोण, बी एक तंत्री व्यवहार, सी वित्तीय एवं शैक्षिक ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। पूछ रहा है कौन सा उत्तम शैक्षिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी एक तंत्री व्यवहार। एक तंत्री व्यवहार उत्तम शैक्षिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है। एक तंत्री नेता एक व्यक्ति के रूप में निर्णय लेता है और दूसरों की राय प्रतिक्रियाओं को महत्व नहीं देता, या शैक्षिक संगठनों के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि यह सहयोग और नवाचार को कमजोर कर सकता है। आशावादी दृष्टिकोण उत्तम शैक्षिक नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, या नेतृत्व की चुनौतियों को सामना करने और परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, क्लियर है। वित्तीय एवं शैक्षिक ज्ञान भी उत्तम शैक्षिक नेतृत्व के लिए आवश्यक है, या नेतृत्वकर्ताओं को प्रभावी ढंग से निर्णय लेने और संगठन को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना, कुछ चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। निर्धारित नीति निर्धारण करना, एक उत्तम जो शैक्षिक नेतृत्व क्या क्या उसमें है, तो कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना, नीति निर्धारण करना, कार्यों का निश्चय करना, साथ ही कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना, प्रभाव का मूल्यांकन, शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना, सामाजिक शैक्षिक समानों का उपयोग करना, समाज के व्यक्तित्व का सहयोग प्राप्त करना, संबंध तथा शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तित्व में विचार विनिमय करना, ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नेतृत्व का कार्य है? ए नियोजन, बी संस्थागत प्रशासन, सी वित्तीय कार्यकुशलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिकारों को प्रत्यायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है? ए विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप अधिकारों को सौंपना, बी शिक्षकों की रुचि योग्यता एवं अनुभव का ध्यान रखना, सी अधिकारों को सौंपते समय निष्पक्षता बनाए रखना, डी वरिष्ठता सूची को नजरअंदाज करना। तो अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत सत्य नहीं है? तो वरिष्ठता सूची को नजरअंदाज करना, ये ध्यान रखना
गलत पूछ रहा है, इसमें कौन सा गलत नहीं है, मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है। तो वरिष्ठता सूची को नज़रअंदाज करना ये जो है सत्य नहीं है। 13 का सही जवाब हो जाएगा डी, वरिष्ठता सूची को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नज़रअंदाज करना ये गलत है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की भूमिका होती है ए, मित्र की बी, एक निर्देशक की सी, एक दार्शनिक की डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? ए विलुप्त, बी नकारात्मक, सी सकारात्मक, डी इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो आप लोग पहली बात तो ध्यान रखना, दंड कोई पुनर्बलन है ही नहीं। ठीक है, पुनर्बलन क्या होता है? नकारात्मक सकारात्मक दो तरह का होता है, लेकिन ध्यान रखना दंड जो है ये पुनर्बलन नहीं है। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब दंड पुनर्बलन है ही नहीं तो प्रश्न इस तरह से जो पूछा गया इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा डी। पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन एक प्रकार का सीखने का सिद्धांत है जो किसी व्यवहार के बाद होने वाली घटनाओं के आधार पर उस व्यवहार की संभावना को प्रभावित करता है। सकारात्मक पुनर्बलन में किसी व्यवहार के बाद एक सुखद उत्तेजना की प्रस्तुति से उस व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। नकारात्मक पुनर्बलन में किसी व्यवहार के बाद एक अप्रिय उत्तेजना को हटाने से उस व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। विलुप्त होने में किसी व्यवहार के बाद कोई भी परिणाम न होने से उस व्यवहार की संभावना कम हो जाती है। क्लियर है? ये पॉइंट 4 रहेगा और ये पॉइंट 5 रहेगा। दंड एक प्रकार का, ध्यान रखना, सीखने का सिद्धांत है। ठीक है, दंड क्या है? सीखने का सिद्धांत है जो किसी व्यवहार के बाद होने वाली अप्रिय घटनाओं के आधार पर उस व्यवहार की संभावना को प्रभावित करता है। दंड के मामले में किसी व्यवहार के बाद एक अप्रिय उत्तेजना की प्रस्तुति से उस व्यवहार की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार दंड पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है, सीखने का क्या है? सिद्धांत है। क्लियर है आप लोग? तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा कौन सी शैक्षिक संरचना प्रस्तावित की गई? ए 5+3+3+4, बी 3+5+3+4, सी 5+4+3+3, डी 5+3+4+3। तो 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसका संरचना कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा ए 5+3+3+4। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। ठीक है, 5 का मतलब हुआ 3 जो है प्राइमरी है, इस तरह से नर्सरी टाइप से है। 2 जो होता है कक्षा 1 2 हो गया, फिर 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 था। जो 10+2 था उसको 5+3+3+4 कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार कक्षा में शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या होगा? क्या है? तो 1:20, बी 1:25, सी 1:30, डी 1:35। तो एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का सी 1:30। शिक्षक और छात्र, पहले शिक्षक है उसके बाद छात्र है। ध्यान रखना, अगर छात्र और शिक्षक कर देगा तो उल्टा हो जाएगा, 30:1 हो जाएगा। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए घुमा सकता है। अगर शिक्षक, ध्यान रखना, पहले है तो 1:30 हो जाएगा, शिक्षक पहले छात्र बाद में है। यदि छात्र पहले कह दिया शिक्षक बाद में तो इसका मतलब 30:1 हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण उपागम शिक्षक केंद्रित है? ए दल शिक्षण, बी सहकारी अधिगम, सी सहयोगात्मक अधिगम, डी समकक्षी शिक्षण। तो कौन सा शिक्षण उपागम शिक्षक केंद्रित है? तो सही जवाब हो जाएगा 18 का ए। ध्यान रखना, दल शिक्षण जो है ये शिक्षण उपागम, कौन सा शिक्षण उपागम? तो दल शिक्षण उपागम जो है ये शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, दल शिक्षण एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण उपागम है। इस उपागम में शिक्षक छात्रों को छोटे समूहों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक समूहों को विशिष्ट कार्य सौंपते हैं। शिक्षक समूहों की गतिविधियों की देखरेख करता है और उन्हें आवश्यक निर्देश और सहायता प्रदान करता है। सहकारी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम और समकक्षी शिक्षण सभी छात्र केंद्रित उपागम हैं। इन उपागमों में छात्रों को अधिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दी जाती है। छात्रों को एक साथ कार्य करने और दूसरों से सीखने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? बार बार प्रश्न देखिए, नहीं शब्द आ रहा है। ए ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, बी या सुनिश्चित करना कि सीखने रटने के तरीकों से हटकर हो,
सी, या सुनिश्चित करना कि बच्चे पाठ्यपुस्तक का पूरी तरह से अध्ययन करें। डी, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना। तो पूछ रहा है एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, या सुनिश्चित करना कि बच्चे पाठ्यपुस्तक को पूरी तरह से अध्ययन करें, ये नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, ये है। सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीके से हट करो, ठीक है, सीखना जो है रटना नहीं है। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना, ये भी था, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना एनसीएफ पाठ्यक्रम विकास के लिए 5 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। विद्यालय बाहर के जीवन से जोड़ने को, या सुनिश्चित करना कि अध्यापक रटने के तरीकों से हटकर दूर हो, पाठ्यक्रम को बालक और श्रवण के विकास समृद्ध करना, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन के साथ उन्हें एकीकृत करना, देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अतिव्यापी पहचान का पोषण करना। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं। ए, निरंकुश शैली। बी, प्रजातांत्रिक शैली। सी, निर्वाधवादी शैली। डी, संस्थागत शैली। सही जवाब हो जाएगा ए, निरंकुश शैली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, तो 8। ध्यान रखना भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है, तो 8। कितनी भाषाएं हैं, 22। कौन सा अध्याय, कौन सा भाग है, 17। तीनों याद रखना। जो भाषा है भाग 17 में है। कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22, ठीक है। कौन सी अनुसूची है, 8। सभी चीज क्लियर रहना चाहिए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के गणराज्य को आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। ध्यान रखना 22 भाषाएं। और भाषा क्या है, ध्यान रखना जो हिंदी भाषा, ये क्या है, हिंदी क्या है, राजभाषा। इसको भी ध्यान रखना, हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी राजभाषा है। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है। बार बार शब्द रखना, नहीं शब्द पूछ रहा है। तो पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है। ए, व्यक्तिगत भिन्नता। बी, अभिप्रेरणा। सी, परिपक्वता। डी, नियोजन। तो पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, नियोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है। ए, अंतःप्रज्ञा। बी, इंद्रिय अनुभव। सी, तर्क। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, लॉक। बी, अरस्तु। सी, सुकरात। डी, स्पेंसर। तो आप लोग ध्यान रखना, जो कथन है ज़्यादा नहीं रख सकते, जो आए हुए कथन है उसे रख लीजिएगा। तो प्रैक्टिस सेट 9, 10, 11, 12, 13, 14 में जो कथन आए हुए हैं उसे आप लोग देख लीजिए, इतने में से आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निवेदन है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और अपने जो भी दोस्त यार हैं उनको बताइए इस चैनल के बारे में, और ये हल करके कम से कम आप 13-14 जरूर हल करके जाइएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो जिसके पास सच्चा ज्ञान व सद्गुणों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकता, किसने कहा, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, सुकरात ने। अगला प्रश्न है, सूचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। ए, सूचना किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में परिष्कृत डेटा है। बी, सूचना को आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। सी, प्रत्येक सूचना आवश्यक रूप से ज्ञान होती है। डी, सूचना को पुनरुत्पादित किया जा सकता है। सूचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्येक सूचना को आवश्यक रूप से ज्ञान, और प्रत्येक सूचना आवश्यक रूप से ज्ञान होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कई सूचनाएं ऐसे होती हैं जो किसी काम की नहीं होती, उसमें कोई ज्ञान वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ वी थिंक पुस्तक के लेखक कौन है। ए, जॉन ड्यूवी। बी, स्पेंसर। सी, डेविड आशुबेल। डी, जे.एस. ब्रूनर। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। हाउ वी थिंक पुस्तक के लेखक कौन है, सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत कौन सा है। ए, तर्क। बी, प्रयोग। सी, संवेदी अनुभूति अंतर्ज्ञान। तो अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत कौन सा है, सही जवाब है सी, संवेदी अनुभूति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के संचरण का प्रकार है। ए, सकारात्मक संचरण। बी, नकारात्मक संचरण। सी, शून्य संचरण। डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के संचरण का प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 28 का सही जवाब हो जाएगा, 28 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के संचरण का प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
ज्ञान के संचरण के 3 प्रकार है। सकारात्मक संचरण या ज्ञान के संचरण होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, या संचरण मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से हो सकता है। नकारात्मक या ज्ञान का संचरण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता। इसका कारण यह हो सकता है कि प्राप्तकर्ता ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है, समझ में नहीं आता है या प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। तीसरा है शून्य संचरण या ज्ञान का संचरण है जो बिल्कुल भी नहीं होता। इसका कारण यह हो सकता है कि ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, प्राप्तकर्ता उपस्थित नहीं होता, या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है। ठीक है। शून्य संचरण मतलब या ज्ञान का संचरण जो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है हालांकि इसमें तीनों में से कोई अगर एक रहेगा, ध्यान रखना, यदि अगर सभी नहीं रहेगा तो इसमें सकारात्मक संचरण पे ही आप लोग टिक्की दिएगा। ठीक है। लेकिन अगर दिया हुआ है सभी तो सभी रहेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रसेल, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा सी रसेल। अगला प्रश्न है विद्या शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए कहाँ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। ए पुराणों में, बी उपनिषदों में, सी गीता में, डी कुरानों में। तो विद्या शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए कहाँ हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा बी उपनिषद में। अगला प्रश्न है रचनावाद प्रतिमान के अनुसार छात्रों को माना जाता है। ए लघु वयस्क, बी निष्क्रिय भागीदारी, सी समस्या समाधानकर्ता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी समस्या समाधानकर्ता। रचनावाद के अनुसार, रचनावाद प्रतिमान के अनुसार छात्रों को क्या माना जाता है, तो समस्या समाधान करता। निम्न में से नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। ये मानसिक क्षमता, भी निर्णय लेने की क्षमता, सी उत्तम स्वास्थ्य, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सही जवाब हो जाएगा सी उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। ये सब ध्यान रखना आप लोग, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है नहीं, और इसका ट्रेंड इसमें बहुत ज़्यादा है महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में, चाहे एमएड में देखिए, बीएड में देखिए, नहीं शब्द वाले प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो प्रैक्टिस है 13 और 14, या हम लोग 14 जो हल कर रहे हैं 14 है, इसके पहले 13 था, दोनों आपको देख के ही जाइएगा। ठीक है। एक तरह से आप लोग समझिए ये संजीवनी है। बाकी ये टाइम बच रहा है, आप देख सकते हैं, तो 9, 10, 11, 12, 9 से शुरू कीजिएगा कम से कम। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। ये नियम का पालन, भी उत्तरदायित्व को सौंपना, सी छात्र संघ का चुनाव, डी प्रश्न पूछना। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना, नियमों का पालन करना बिल्कुल। उत्तरदायित्व को सौंप दोगे तो भी अच्छा है, प्रश्न पूछोगे तभी अनुशासन में रहेगा। सही जवाब हो जाएगा सी छात्र संघ का चुनाव, ये अनुशासन बनाने के लिए जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम को मानव जाति की संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, किसने कहा। ए फोवेल, बी मुनरो, सी कनिंघम, डी एच हॉर्न। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए फोवेल। अगला प्रश्न है योग दर्शन के अनुसार ज्ञान के साधन निम्न से नहीं है। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, नहीं। एक कर्म योग, बी ईश्वर योग, सी ज्ञान योग, डी भक्ति योग। तो योग दर्शन के अनुसार ज्ञान के साधन निम्न से कौन सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी ईश्वर योग नहीं है। कई अगर आप देखें कुछ लोग तर्क लगाते हैं कि ईश्वर योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये सारे साधन हैं, लेकिन कर्म योग जो है ये एक भक्ति है। लेकिन सही जवाब ध्यान रखना इसका हो जाएगा बी। ठीक है। तो योग दर्शन के अनुसार ज्ञान के साधन निम्न से कौन सा नहीं है, तो बी ईश्वर योग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ए शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत, बी सहसंबंध का सिद्धांत, सी जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, डी क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो पाठ निर्माण का सिद्धांत नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या क्या हैं। बाल केंद्रित का सिद्धांत, लचीलेपन और विविधता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, सहसंबंधता, सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सामूहिक सेवा का सिद्धांत, गतिविधियों का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, सारे सिद्धांत पूछ सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ए किसी विशिष्ट विषय को पढ़ने के लिए दिशा निर्देश, बी कक्षा में उपयोग की जाने वाली सामग्री, सी शैक्षिक अनुभवों का कुल योग, डी छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन करने की प्रक्रिया।
सही जवाब हो जाएगा 37 का ध्यान रखना। पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर सकता है तो ए, किसी विशिष्ट विषय को पढ़ाने के लिए दिशा निर्देश। ठीक है, किसी विशिष्ट विषय को पढ़ाने के लिए दिशा निर्देश, ये क्या है, पाठ को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, बाकी कक्षा में उपयोग की जाने वाली सामग्री है तो ये तो है ही, शैक्षिक अनुभव का कुल योग है, छात्रों को प्रदर्शन के मूल्यांकन करने की प्रक्रिया। इन सबसे बेस्ट आंसर जो है ये ए है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के नियोजन के सिद्धांत में कौन सा नहीं है? एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, नहीं सब। ए उपयोगिता का सिद्धांत, बी रुचि का सिद्धांत, सी व्यवहार का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी व्यवहार का सिद्धांत, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक के लेखक, पुस्तक महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखना आप लोग। ए हिल्डा टबा, बी टाइलर, सी सेलर, डी एलेक्जेंडर। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, टाइलर। अगला प्रश्न है, सत्यम, शिवम तथा सुंदरम का प्रत्येक कौन से दर्शन ने दिया? ए प्राकृत, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। सत्यम, शिवम तथा सुंदरम का प्रत्येक कौन से दर्शन ने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वास और ज्ञान के मध्य संबंधों को वर्णन करता है? ए विश्वास और ज्ञान एक ही चीज है, बी विश्वास ज्ञान का एक उपसमुच्चय है, सी ज्ञान विश्वास का एक उपसमुच्चय है, डी विश्वास और ज्ञान अंतर संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वास और ज्ञान के मध्य संबंधों को वर्णित करता है? तो ज्ञान जो है विश्वास का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ज्ञान जो है विश्वास का एक उपसमुच्चय है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य तथा सही है? ए शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम के बीच कार्यकरण का संबंध होता है, बी शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम के मध्य कोई संबंध नहीं होता, सी शिक्षा के उद्देश्यों को मौजूदा पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए, सी डी पाठ्यक्रम और शिक्षा के लक्ष्य परस्पर विनिमय संबंध है। पूछ रहा है शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा के उद्देश्यों को मौजूदा पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, ये सही है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार कौन सी क्रिया पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? ए बौद्धिक, बी भौतिक, सी कलात्मक, डी नैतिक। तो कौन सा क्रिया पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है प्लेटो के अनुसार? सही जवाब हो जाएगा बी, भौतिक जो है ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम में सम्मिलित 3 क्रियाएं हैं, बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक। अगला, भौतिक क्रियाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए, किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी फॉवेल। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? ए विभिन्न विषय को व्यापक समझ प्रदान करना, बी रोजगार योग्यता और व्यवहारिक कौशल बढ़ाना, सी शारीरिक फिटनेस और खेल कौशल को बढ़ावा देना, डी छात्रों को अनुसंधान के लिए तैयार करना। तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, आप लोग प्रश्नों को जोड़ने की कोशिश किया करो, ठीक है, लेबरेट करने की कोशिश किया करो। इसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय चीज़ें होना चाहिए, तो विभिन्न विषयों को व्यापक समझ प्रदान करना, कुछ हो सकता है आगे देखें, रोजगार योग्यता और व्यवहारिक कौशल बढ़ाना। ठीक है, तो ये थोड़ा सबसे बेस्ट लग रहा है, शारीरिक फिटनेस और खेल के कौशल बढ़ाना, तो ये व्यवसायिक चीज़ को कम संभावना करेगा, छात्रों को अनुसंधान के लिए तैयार करना। तो बी और सी में दोनों में कोई एक हो सकता है। ठीक है, व्यवसाय की बात कर रहा, तो रोजगार योग्यता और व्यवहारिक कौशल बढ़ाना ये सबसे बेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो रोजगार योग्यता और व्यवहारिक कौशल बढ़ाओगे तो जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होते हैं इनका कार्य होता, उद्देश्य होता है। ठीक है, तो बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विविधता विषयों को प्रस्तावित करने का उद्देश्य है? ये छात्रों के विभिन्न रुचियों और कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना, बी पाठ्यक्रम को अधिक चुनौती बनाना, सी मुख्य
विषयों का महत्व कम करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 1646 का, ध्यान रखना ए। छात्रों के विभिन्न रुचियों और कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना, यह उच्चतर माध्यमिक स्तर पाठ्यक्रम में प्रस्तावित करने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, क्लियर है आप लोग? उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विविध विषयों को प्रस्तावित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के विभिन्न रुचियों और कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना, पाठ्यक्रम को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाना, मुख्य विषयों को महत्व कम करना। ये कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया तो सभी हो ही नहीं सकता। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ए ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का योगदान होता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना बी, लेओ वाइगोस्की। अगला प्रश्न है, किसने कहा शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? ए ड्यूबी, बी जॉन एडम्स, सी गॉरकोर्थ, डी किलपैट्रिक। तो किसने कहा कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रशासनिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है? ए लूथर गुलिग, बी हेनरी फ्योल, सी बुक एडम्स, डी जेबीसीएस। तो किसे प्रशासनिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, हेनरी फ्योल को। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार निम्न में से शिक्षण विधि नहीं है? ए प्रत्यक्ष विधि, बी अनुमान विधि, सी शब्द विधि, डी अंक विधि। न्याय दर्शन के अनुसार निम्न में से शिक्षण विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, अंक विधि। अंक विधि जो है ये शिक्षण विधि नहीं है, ठीक है। बाकी प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, शब्द विधि है। अगला ध्यान रखना, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द विधि को ज्ञान प्राप्ति का साधन कौन से भारतीय दर्शन ने कहा है? आंसर आपको मिल ही गया है, ये सांख्य दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी वेदांत दर्शन, डी योग दर्शन। सही जवाब हो जाएगा बी, न्याय दर्शन। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बच्चे हैं, इससे सभी को फायदा हो। मैंने पहले कहा 13, 13 और 14 नंबर प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करें, ठीक है। तो ज्ञान के प्रकार हैं, ए आगमनात्मक ज्ञान, बी प्रयोगमूलक ज्ञान, सी प्रगानुभव ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? सब मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं शब्द जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो कौन से शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? ए शैक्षिक प्रशासन एक एकीकृत प्रक्रिया है, बी शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है, सी शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव स्थिर होता है, डी शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत दोनों होती है। कौन सा शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव स्थिर होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत नहीं है? ए इंद्रिय अनुभव, बी साक्ष्य, सी व्यवहार और आदत, डी सत्ता अधिकारिक ज्ञान। ज्ञान के स्रोत नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी सत्ता अधिकारिक ज्ञान। ये नहीं है, इंद्रिय अनुभव, साक्ष्य, व्यवहार और आदत ये सब है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर है रहेगा, ठीक है। ए कंप्यूटर कोर्स, बी सिलाई कोर्स, सी प्रबंधन कोर्स, डी इंजीनियरिंग कोर्स। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि 55 में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं, तो इसमें कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी सिलाई कोर्स नहीं है। बाकी कंप्यूटर कोर्स, इंजीनियरिंग और प्रबंधन कोर्स है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का घटक है? ए नियोजन, बी नियंत्रण, सी निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का घटक है? सही जवाब हो जाएगा 56 का, डी उपयुक्त सभी। क्लियर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का घटक है? डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है? ए व्यवहारिकता, बी नैतिकता, सी धार्मिकता, डी बौद्धिकता। तो हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 57 का, डी बौद्धिकता। ठीक है, तो हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? ध्यान रखना आप लोग। नो टेक्स्ट फाउंड। 57 का सही जवाब हो जाएगा डी
बौद्धिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ से आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? ए अवकाश का सदुपयोग, बी सामाजिक गुणों का विकास, सी भावात्मक गुणों का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 आधारित है। ए सभी के लिए शिक्षा, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी शिक्षा बिना बोझ के, डी शिक्षा बोध के साथ। तो एनसीएफ 2005 किस पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा बिना बोझ की। अगला प्रश्न है, आज का विचार कार्यक्रम किस पाठ सहगामी गतिविधियों में आयोजित किया जाता है? ए विद्यालय सभा, बी शैक्षिक पर्यटन, सी विद्यालय परिषद, डी सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो आज का विचार कार्यक्रम किस पाठ सहगामी गतिविधियों में आयोजित किया जाता है? तो आप ध्यान में रखेंगे, देखेंगे तो आज का विचार कहाँ सुनाया जाता है? तो विद्यालय सभा में जब प्रार्थना प्रेयर होता है तो उसके बाद आज का विचार सुनाया भी जाता है। ठीक है, प्रेयर होने के बाद। अगला प्रश्न है, तो आप लोग इस तरह से जोड़ के याद करेंगे तो रहेगा। ठीक है, विद्यालय में प्रेयर समाप्त हो जाता है तो आज का विचार विद्यालय सभा में बताया जाता है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा को किस स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया गया? ए प्राथमिक स्तर, बी माध्यमिक स्तर, सी पूर्व प्राथमिक स्तर, डी उत्तर माध्यमिक स्तर। तो मातृभाषा को किस स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ए प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मातृभाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए मातृभाषा और विचारों में अटूट संबंध होता है, बी स्वतंत्र चिंतन और व्यक्ति में सहायक, बी सी सामाजिक अंतःक्रिया में बाधक, डी मातृभाषा सांस्कृतिक का संरक्षण करती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, कौन सा मातृभाषा के संबंध में सही नहीं है अर्थात गलत कथन है, सामाजिक अंतःक्रिया में बाधक। ध्यान रखना, मातृभाषा कभी बाधक नहीं हो सकती है। ठीक है, मातृभाषा और विचारों में अटूट संबंध होता है, बिल्कुल। स्वतंत्र चिंतन और व्यक्ति में सहायक है, बिल्कुल। मातृभाषा सांस्कृतिक का संरक्षण करती है। अगर आप देखोगे जो जनजातियां हैं या फिर जंगलों में रहती हैं, उन्हें आप देखोगे तो अपनी भाषा में बात करती हैं, संरक्षण करती रहती हैं। ठीक है, संस्कृत का। तो मातृभाषा क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया में बाधक है, ये गलत है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुशासन का प्रारूप नहीं है? ए दमनात्मक अनुशासन, बी प्रभावात्मक अनुशासन, सी कलात्मक अनुशासन, डी मुक्तात्मक अनुशासन। पूछ रहा है अनुशासन का प्रकार कौन सा प्रारूप नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी कलात्मक जो है ये अनुशासन का प्रारूप नहीं है। कई लोग कहेंगे दमनात्मक जो है अनुशासन का प्रकार नहीं। सही बात है कि जो दमनात्मक है अनुशासन ये नहीं, अनुशासन में ये प्रकार नहीं है, क्योंकि दमन जो होता है ऐसा अनुशासन में नहीं करना है, लेकिन प्रकार में देखेंगे दमनात्मक अनुशासन होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो कलात्मक नहीं है। ठीक है, दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्तात्मक है, लेकिन कलात्मक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना आप लोग, सी कलात्मक अनुशासन। अगला प्रश्न है, शारीरिक दंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए उचित शिक्षा के लिए हमेशा प्रभावी है, बी उचित शिक्षा के लिए कभी कभी प्रभावी है, सी उचित शिक्षा के लिए पूर्णतः अप्रभावी है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। शारीरिक दंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा सी उचित शिक्षा के लिए पूर्णतः अप्रभावी है। ठीक है, शारीरिक दंड जो है ये उचित शिक्षा के लिए अप्रभावी होता है। उचित शिक्षा के लिए हमेशा प्रभावी होता है, उचित शिक्षा के लिए कभी कभी प्रभावी होता है, दोनों सही है, लेकिन उचित शिक्षा के लिए पूर्णतः अप्रभावी है। ठीक है, जो शारीरिक दंड दिया जाता है कभी सही नहीं कहा जा सकता है। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र नहीं, इस पॉइंट को ध्यान रखना, बार बार नहीं शब्द आ रहा है। ए शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्थीकरण, बी चारित्रिक विकास, सी मनोरंजन का विकास, डी नागरिकों का निर्माण। तो माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी मनोरंजन का विकास ये नहीं है। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण बिल्कुल, चारित्रिक विकास भी है, नागरिकों का निर्माण भी है। अगला प्रश्न है, ठीक है 65 का सही जवाब था सी मनोरंजन का विकास। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? ए शिल्प कला केंद्रित पाठचर्या, बी परंपरागत पाठचर्या, सी मूल पाठचर्या, डी विषय केंद्रित पाठचर्या। तो पाठचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए शिल्प कला केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, सूचना शब्द किस शब्द से लिया गया है? ए फोर्मा, बी फॉर्मेटिया, सी
फ्रॉम डी 4। सूचना शब्द किस शब्द से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, फॉर्मेटिया या फॉर्मेसिया। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना सूचना शब्द मूलतः लैटिन भाषा का शब्द फॉर्मेसिया या फॉर्मेटिया जिसका अर्थ आकार देना, स्वरूप देना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? एक शब्द बोल रहा हूं, आप देखेंगे प्रश्नों को बार बार नहीं शब्द आ रहा है तो महत्वपूर्ण है। ए दोष शिक्षा प्रणाली, बी अध्ययन में पर्याप्त रुचि का अभाव, सी राजनीतिक हस्तक्षेप, डी अनिश्चित भविष्य का भय। तो पूछ रहा है कौन सा छात्रों में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। ध्यान रखना दोषपूर्ण शिक्षा रहेगी तो अनुशासनहीनता हो सकता है कि मान लो गलत चीज लिखा गया तो गलत हो जाएगा। अध्ययन में पर्याप्त रुचि का अभाव, अगर रुचि नहीं है तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, अनुशासनहीनता करेगा। राजनीतिक हस्तक्षेप अर्थात तो राजनीतिक हस्तक्षेप जो है, अनिश्चित भविष्य का भय, तो अनिश्चित भविष्य का जो भय है ये जो है निश्चित भविष्य का भय, अनिश्चित भविष्य का भय, ये भी जो है अनुशासन का हीनता का। मान लो आपको पता चल जाएगा ये मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो फिर कौन पढ़ना चाहेगा, ठीक है, अनुशासन में भी नहीं रहेगा। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना सी राजनीतिक हस्तक्षेप। ये जो है अनुशासनहीनता का कारण नहीं है, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप है अर्थात राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो अनुशासनहीनता होगा ही नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास पर समान बल किसने दिया? ये शंकराचार्य भी, विवेकानंद सी, महात्मा गांधी डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास पर समान बल किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता के निवारण का आयाम नहीं है? ए सकारात्मक आयाम, बी निवारण आयाम, सी सुधारात्मक आयाम, डी दंडनात्मक आयाम। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता के निवारण का आयाम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, दंडात्मक आयाम जो है ये नहीं है, सकारात्मक, निवारक और सुधारात्मक आयाम है अनुशासनहीनता का, ठीक है। अनुशासनहीनता कर रहा है तो कौन सा आयाम नहीं है? दंडात्मक जो है ये अनुशासनहीनता का आयाम नहीं है, सकारात्मक आयाम, निवारक आयाम और सुधारात्मक आयाम है। अनुशासनहीनता निवारण के 3 आयाम हैं। पहला निवारक आयाम, इस आयाम में अनुशासनहीनता के कारणों की पहचान करके उसे रोकथाम किया जाता है। सुधारात्मक आयाम, इस आयाम में अनुशासनहीनता के कारणों को पहचान कर उसे समाधान किया जाता है। सकारात्मक आयाम, इस आयाम में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन की उपयोग किया जाता है। दंडात्मक आयाम अनुशासनहीनता को रोकने के लिए एक तरीका है, लेकिन यह सकारात्मक तरीका नहीं है, ठीक है, सकारात्मक तरीका नहीं है, नकारात्मक तरीका है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, ये निवारण नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन शिक्षा का लक्ष्य है। ए मैकडूगल, बी लेमार्क, सी वॉल्टेयर, डी रॉस। तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन शिक्षा का लक्ष्य है, सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, मैकडूगल ने कहा था। तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन शिक्षा का लक्ष्य है, क्या है? मैकडूगल, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, क्लियर है? कहीं भी किसी प्रश्न में समस्या आए तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों का शोधन का लक्ष्य है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन का लक्ष्य क्या है? तो मैकडूगल, 71 का सही जवाब हो जाएगा ए। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात जैविक रूप से निर्धारित शक्तियाँ माना है जो मानव व्यवहार को प्रेरित करती है। उन्होंने शिक्षा के लक्ष्य को, मैकडूगल ने प्रवृत्तियों को जन्मजात जैविक रूप से निर्धारित शक्तियाँ माना है जो मानव व्यवहार को प्रेरित करती है। उन्होंने शिक्षा के लक्ष्य को मूल प्रवृत्तियों का शोधन और विकास बताया है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों का शोधन शिक्षा का लक्ष्य है, किसने बताया है? तो मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का मूल घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का मूल घटक नहीं है? ये पाठ्यवस्तु, बी मूल्यांकन रणनीतियाँ, सी शिक्षण विधियाँ, डी स्कूल सुविधाएं। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, स्कूली सुविधाएं। कौन सा पाठ्यक्रम का मूल घटक नहीं है? तो पाठ्यवस्तु है, मूल्यांकन रणनीतियाँ भी हैं, शिक्षण विधियाँ भी हैं, तो स्कूल सुविधाएं जो हैं ये नहीं है। पाठ्यक्रम के मूल घटक कौन कौन से हैं? पाठ्यवस्तु, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से जिसे छात्रों में सीखना होता है। मूल्यांकन रणनीतियाँ
ये रणनीतियाँ सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती हैं छात्र विषय वस्तु का सीख रहा है। शिक्षण विधियाँ, ये विधियाँ शिक्षकों को छात्रों को पाठ्य वस्तु सिखाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। किसने कहा कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में या अर्थात पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुरूप स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। तो ए कनिंघम, बी फोवेल, सी मुनरो, डी पॉल हिर्स्ट। तो किसने कहा कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुरूप अपने स्टूडियो में ढाल सके। सही जवाब हो जाएगा ए कनिंघम। अगला प्रश्न है एडम के अनुसार शिक्षा के दो ध्रुव या ध्रुव कौन से हैं? एडम्स के अनुसार शिक्षा के दो ध्रुव या धुरी कौन सी है? ए शिक्षक और शिक्षार्थी, बी शिक्षक और पाठ्यक्रम, सी शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, डी शिक्षार्थी और समाज। तो एडम्स के अनुसार शिक्षा के दो ध्रुव या धुरी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षक और शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, भाषा के संबंध में कौन सा सही नहीं है। बार बार शब्द कह रहा हूँ, नहीं शब्द बार बार पूछा जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं मोटिवेशन मिलता है, आपको कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर आप देख रहे हैं निश्चित उससे आपको लाभ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? ए पाठचर्या का एक विषय, बी भाषा की प्रकृति अस्थायी होती है, सी संप्रेषण का एक साधन, डी बातचीत का एक ढंग। तो भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं था गलत है? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी भाषा की प्रकृति अस्थायी होती है। ये गलत है, भाषा की प्रकृति अस्थायी नहीं होती है, ठीक है। बाकी सभी सही है। पाठचर्या का एक विषय है, भाषा है, संप्रेषण का एक साधन है, बिल्कुल, बातचीत का एक ढंग है, बिल्कुल। सही जवाब हो जाएगा 75 का बी भाषा की प्रकृति अस्थायी होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, अगला जो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 301 दिया है, यहाँ पर सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगी। जैसे आप इस जगह पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 6 वीडियो आप किसी भी कीमत पर देख लीजिएगा। अगर नहीं देख सकते हैं तो 13, 14 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहली बात तो आपको सभी देखना चाहिए। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो कम से कम 13, 14 जरूर देख के जाइएगा। और समय होगी तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 वीडियो देख लीजिएगा। अगर ये भी नहीं देख सकते हैं तो 13, 14 जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे इसी का 15। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉलेज गुरु दोस्त यार जो भी हैं, निवेदन है, और जहाँ पर आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, उनका एग्जाम 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। निवेदन है आपको, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, तो उन्हें बोलिए कि प्रैक्टिस सेट हल करते रहें। जैसे आपका एग्जाम समाप्त होगा उनका प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।